तो ये तो आपको पता ही है इस टाइम पे कि नेपाल के अंदर क्या हो रहा है और मतलब कितनी ज़्यादा सीरियस कंडीशन है। स्पेशली मतलब अगर किसी कंट्री के अंदर उस कंट्री के पार्लियामेंट से धुआं आ रहा हो और वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसने उसके पार्लियामेंट के कुछ कंपाउंड वगैरह जला दिए हों, तो फिर सिचुएशन कितनी सीरियस है। कई बार तो मैं ऐसे देख रहा हूँ कि कई मिनिस्टर्स या मिनिस्टर्स के जानने वाले लोग उनको पब्लिक पकड़ पकड़ के पीट रही है। तो सिचुएशन समझ सकते हो कि आप कितनी सीरियस है। और पहली बार ये देखने को मिला है मेरे को, जो मैं लिटरली बहुत लंबे टाइम से फील करता हुआ आया हूँ, कि इस दुनिया में जो लड़ाई होनी है ना एक दिन, वो जाति धर्म प्रोबेबली इनके बेसिस पे होनी ही नहीं है। जो लड़ाई होगी वो रिच वर्सेस पुअर होगी, पावरफुल वर्सेस वीक होगी, और वो बहुत ही लार्ज स्केल पे होगी। ऐसी होगी कि पूरी दुनिया उससे कनेक्ट कर पाएगी। और नेपाल में जो हुआ है वो काइंड ऑफ उससे काफी हद तक मैच खाती है। ये तो सिर्फ एक बहाने बन जाते हैं भाई, कि किसी की जात पूछ लो, उसको जात के नाम पे डिवाइड करवा दो, धर्म के नाम पे डिवाइड करवा दो, और फिर उसके बाद में उन दोनों में लड़ाई करवा दो। वरना एक दिन लड़ाई जो होनी है लार्ज स्केल की, वो अमीर वर्सेस गरीब होनी ही होनी है। क्योंकि जितना आप चीज़ों को पढ़ते जाते हो ना, आपको समझ में आने लग जाता है कि कैसे जो पावरफुल लोग हैं वो दुनिया को ऐसे कंट्रोल करते हैं कि जो कमजोर लोग हैं उनके हाथ में कुछ ना आए, और कमजोर सिर्फ एसेट्स बन जाते हैं जिनका फायदा अमीर उठाते रहते हैं। खैर वो कभी और। फिलहाल तो अपना जो नेपाल का है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, नेपाल में जो हो रहा है उसमें मेनली एक टर्म यूज करी जा रही है, वो है जेन जी वर्सेस नेपो किड्स। ठीक है, ये टर्म अच्छी तरीके से एक सिंबल भी बन जाती है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक सिग्नल है। एक तो ना जेन जी वर्सेस नेपो किड्स में, इसमें जो नेपो किड्स है ना, वो ये है कि नेपाल में बहुत सारे एलीट लोग हैं, या फिर यूं मान लो कि पावरफुल लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जिनके पास अंधा ही पैसा है। हालांकि नेपाल को अगर आप देखोगे ना, तो नेपाल एक छोटा कंट्री है, ठीक है। अगर इंडिया से कंपेयर करोगे तो उसे ज़्यादा मालदार होना चाहिए था, क्योंकि कोई भी जो छोटा कंट्री होता है ना, वो ज़्यादा तेजी से ग्रोथ कर सकता है। उसको डिफेंस पे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जापान जो है वो इतना तेजी से ग्रो कैसे करता है? वन ऑफ द रीज़न उसका यही है कि वो कभी अपने डिफेंस पे पैसा नहीं खर्च करता। यूएसए ने उसके डिफेंस की जिम्मेदारी ले ही ली थी वर्ल्ड 2 के बाद में, और जापान हमेशा से अवॉइड करता हुआ आया कि भाई हमें क्यों पैसे खर्च करने हैं, जब यूएसए हमारा डिफेंस कर तो रहा है। और जापान ने हमेशा उसको सही जगह पे अपने पैसे को लगाया, अपनी इकोनॉमी को ग्रो किया। अब कहने का मतलब ये है कि नेपाल जो है वो इंडिया से काफी ज्यादा गरीब कंट्री है, ठीक है। अगर हम पर कैपिटा की बात करें, ठीक है, तो इंडिया की जो है वो $2700 से पर साल पर ईयर की, और नेपाल की 1460। तो एक छोटा कंट्री होने के बावजूद भी उसको थोड़ा सा ज्यादा पैसे वाला होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ज्यादा गरीब है। तो कुछ तो हुआ होगा उस कंट्री में, काफी कुछ गलत हुआ होगा, वो सारी चीजें समझते हैं। लेकिन पहले आते हैं उस पॉइंट पे जहाँ से ये सारा कुछ शुरू हो रहा है, जेन जी वर्सेस नेपो किड्स। यहीं से मैं शुरू करता हूँ। अब नेपो किड्स क्या है ये समझना, मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। जैसे ये जो आपके सामने विमेन आ रही है, इनका नाम है श्रृंखला खातीवाड़ा। अब इन्होंने मिस नेपाल जीता था, और फिर ये मिस वर्ल्ड के कंपटीशन में गई थी चाइना, ठीक है। तो जो मिस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल्स वगैरह होते हैं, तो उसमें भी उनकी वीडियो है एक। तो उसमें काफ़ी ना ऐसा दिखाया हुआ है कि ये काफ़ी छोटे टाउन से आती हैं, काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड है इनका, मतलब बहुत पैसे वाला बैकग्राउंड नहीं है, और छोटे शहर से आती हैं, मेहनती हैं, पढ़ी लिखी हैं, और आर्किटेक्चर में इन्होंने टॉप किया है। इसका मतलब ये है कि ब्यूटी विद ब्रेन्स, और जो भी है खुद कमाया है, खुद मेहनत करी है, ठीक है। और उस टाइम में काफ़ी पॉपुलर हो गई। मिस नेपाल कोई बनेगा तो थोड़ा पॉपुलर तो हो गई। फिर मिस वर्ल्ड के कंपटीशन में गई, टॉप 12 में वहाँ भी पहुँच गई। लेकिन कभी भी इस पूरी जर्नी के टाइम पे जितना भी पीआर हो रही थी या न्यूज़ में आ रहा था, कभी ये नहीं बताया गया कि ये किसकी बेटी है, ठीक है। और कोई हम्बल बैकग्राउंड ऐसा था नहीं। ये एक्चुअल में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिशियन की बेटी थी। इनके फादर का नाम है ब्रोद खातीवाड़ा। अभी जो ब्रोद खातीवाड़ा है, ये मतलब आप ये लगा लो कि अगर मैं इंडियन इलेक्शन सिस्टम के हिसाब से बताऊं, तो ये 1991 से तो एमएलए बन रहे हैं। 1991 में एमएलए बने, फिर 1994, 1999, और उसके बाद 2017 में ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन गए, एमपी सांसद। मतलब इंडियन इलेक्शन सिस्टम के हिसाब से बता रहा हूँ, नेपाल का थोड़ा इलेक्शन सिस्टम अलग होता है। और इस सब के बाद भी ये मिनिस्टर भी रह चुके हैं, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड पॉपुलेशन ऑफ नेपाल। पत्रकारहरूसँग चाहिँ नि निशुल्क तो मतलब इतनी पावर अगर किसी के फादर के पास, और उसके बाद वो ऐसे कह रहा है कि वो एक स्मॉल टाउन से आता है, और वो कभी भी रियलिटी नहीं बता रहा वो इंसान, जैसे श्रृंखला नहीं बता रही थी, तो फिर काफ़ी सारे सवाल उठते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के मद्देनजर रखते हुए, कि भाई क्या आर्किटेक्चर में टॉप किया भी था, या फिर क्या मिस नेपाल बनी भी थी, या मतलब बनी तो थी पर कैसे बनी थी। खैर, तो ये सारी चीज़ें जो है ये पब्लिक के सामने नेपाल में आ रही होंगी। और ऑब्वियसली देखो, जेन जी की यही खासियत है। हमारे फादर वगैरह की जो जनरेशन थी ना, तो वो एक्सेप्ट कर लेती थी कि जो पावरफुल है वो पावरफुल है, उसके खिलाफ लड़के कोई फ़ायदा नहीं है। अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को बढ़िया शिक्षा दो, स्ट्रॉन्ग बनाओ, और उन्हें भी अच्छा बनाओ। लेकिन आज की जो पॉपुलेशन है जेन जी, एक तो सोशल मीडिया आने के बाद में ये बहुत ऑब्वियस हो गया है कि भाई जेन जी किसी की सुनती नहीं है, उसको जवाब चाहिए तो चाहिए, और कोई गलत करेगा तो वो बोलेगी। और ये बहुत ही फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, जो नई नई चीज़ें हैं सोशल मीडिया के थ्रू, इनसे उनका जो
सोचने का तरीका है और जो चीज़ें इम्प्लीमेंट करने का तरीका है वो डिफरेंट है, और वो बहुत ही तगड़ी चीज़ है। और वही यहाँ पे हुआ। भाई मिस नेपाल से भी सवाल पूछे जाएंगे, हालांकि ये स्टार्टिंग में क्लियर हुआ नहीं था। ऐसे ही एक और इंसान है, सौगत थापा। सौगात थापा है, सौगत थापा है, उसके लिए मुझे नहीं पता प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट किया है। तो इनका भी क्या है कि इन्होंने एक फ़ोटो डाली, और उस फोटो में पहले तो ये अपने सोशल मीडिया के थ्रू जो अपना लेविश स्टाइल दिखाते रहते हैं, मतलब लेविश लाइफ स्टाइल, लग्जरी कार्स, बाहर इंटरनेशनल ट्रिप्स कर रहे हैं। और इन्होंने एक फ़ोटो डाली थी क्रिसमस ट्री की, और वो क्रिसमस ट्री को जो डेकोरेट करा था, बनाया गया था, उसमें कई सारे डिज़ाइनर ब्रांड्स का इस्तेमाल हुआ था, लुई विटॉन, गुच्ची और फलाना फलाना। तो मतलब ऐसी पोस्ट जब आप अपने देश में देखते हो जहाँ लोग जो हैं वो मजदूरी करने इंडिया जाते हैं, मजदूरी करने मलेशिया जाते हैं, या फिर किसी और कंट्री, गल्फ कंट्रीज जाते हैं, और पॉलिटिशियंस के बच्चे जो हैं वो आराम से ऐशो आराम की लाइफ जी रहे हो, तो बुरा तो लगता है और बहुत गंदा वो काटता तो है अंदर से ही। हालांकि ये हर देश में होता है, पर नेपाल की सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा गंदी है, वो आपको आगे समझ में आएगा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो ये तो मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दे दिया, ऐसे बहुत सारे लोग थे, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ करी इन्होंने। एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन है हामी नेपाल करके, और उसका जो लीडर है सुदान गुरुंग। Sudan Gurung, a 36-year-old activist and president of a youth group called Hami Nepal. इस पर्टिकुलर ग्रुप का बहुत बड़ा इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट में रोल है। जैसे इनकी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी स्टार्टिंग से ही क्लियर थी, जैसे कि इन्होंने काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोला कि इन्हें कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहिए, इनको कोई भी ऐसे लोग नहीं चाहिए जो इसको फालतू में इस प्रोटेस्ट को जो है वो पॉलिटिकल इवेंट बना दें। ये प्रोटेस्ट जो है पॉलिटिकल इवेंट नहीं है, रियल अपराइजिंग है स्टूडेंट्स की। और अब कई लोग क्या हैं कि वो ये बोल रहे हैं कि भाई कम्युनिज्म है यहाँ पे नेपाल में, तो कम्युनिज्म नहीं कहना चाहिए, पर एक तरीके से ये है कि प्रॉपर तरीके से मे बी यहाँ पे भी जो है वो तख्ता पलट करने की कोशिश करी जा रही थी, गवर्नमेंट चेंज करने की, जैसे बांग्लादेश में हुई, जैसे पाकिस्तान में हुई, हो सकता है कि हुई हो। लेकिन इससे आप ये बात इग्नोर नहीं कर सकते कि नेपाल की जो हालत है, स्पेशली जो पॉलिटिशियंस ने कर रखी है, वो बहुत ख़राब है। तो इस बात को इग्नोर नहीं करा जा सकता। हर बार हम सिर्फ CIA को बोल के या US को बोल के उस कंट्री में होने वाली प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं कर सकते, वो हो रही हैं, और वो कुछ करप्ट पॉलिटिशियंस और उनके सेल्फिश रीजंस की वजह से हो रही है। उसी पॉइंट पे मैं आता हूँ। देखो नेपाल की जो कहानी है ना, वैसे तो हमारा देश जो है पड़ोसी देश है वो, और हमारे लोग जो है वो बिना वीज़ा के नेपाल जा सकते हैं, वो भी आ सकते हैं हमारे यहाँ, और आते भी हैं। तो पर फिर भी आई एम श्योर कि 95% लोगों को पता नहीं होगा कि नेपाल की कहानी क्या रही है। नेपाल एक्चुअली हमारी इतना डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था हमेशा से। नेपाल में राजा का राज था, और 1950 से लेके 2008 तक भी राजा और डेमोक्रेसी के बीच में टग ऑफ वॉर वाली सिचुएशन चली है, रस्सा खींचने वाली। राजा ये चाहता था कि भाई डेमोक्रेसी आ तो जाएगी, रख लो, पंचायत राज लगा लो, गवर्नमेंट ले आओ, लेकिन राजा जो है वो ऊपर बैठेगा सबसे। कई बार डिस्कशन हुए कि हाँ भाई चलो ठीक है, राजा ऊपर बैठ जाएगा, राजा की बात सबसे सर्वोपरि है, वो गार्जियन ऑफ द नेशन, और बाकी गवर्नमेंट नीचे काम करती रहेगी। लेकिन होता क्या ना कि पावर का होने का मतलब ही ये है कि आप डे टू डे ऑपरेशंस पे कंट्रोल रखते हो। अब राजा अगर सुकून से बैठ जाए और कंट्रोल ना ले, सिर्फ सिंबॉलिक पावर ले ले, सिंबॉलिक पावर मतलब कि एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, सिंबॉलिक पावर है। जैसे प्रेसिडेंट होता है अपने यहाँ, प्रेसिडेंट तो खैर चलो फिर भी सिंबॉलिक पावर नहीं होती, पर फिर भी सपोज करो कि प्रेसिडेंट होता है अपने यहाँ, वैसी पावर्स ले ले। लेकिन अगर ऐसी पावर्स लेगा तो उसको खुद को फील हो जाएगा कि असली पावर उसके पास है नहीं, और यही तो असली लड़ाई है कि पावर किसके पास है। तो 2008 तक नेपाल में बहुत लंबा स्ट्रगल चला कि डेमोक्रेसी आ जाए, बीच बीच में आई गई, नहीं आई, ऐसे ही चलता रहा। इस बीच में ना कई सारे ग्रुप्स फॉर्म हो गए जिन्होंने स्ट्रगल करा। पहले तो ऑफ कोर्स नेपाली कांग्रेस, जो बेसिक है, मतलब जो डेमोक्रेसी चाहती है। दूसरी हो गई आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट। ये जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी है, काइंड ऑफ चाइना के तरह जो पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। और तीसरी है माओइस्ट। माओइस्ट कौन से लोग हैं? वो है जो वेपन्स उठाते हैं। वेपन्स उठाते हैं जैसे अपने यहाँ भी मान सकते हो आप, वेपन्स उठाते हैं, मतलब उन लोगों के लिए, उन ट्राइब्स के लिए जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो छोटी ट्राइब्स हैं, कम पॉपुलेशन है, और उनकी कोई सुनता नहीं है। तो ये 3 टोटल ग्रुप्स हैं। इन्होंने क्या किया कि बीच में, इससे 2008 से पहले तो ये स्ट्रगल करते थे कि भाई हमारी बात सही है, उसकी बात सही है, ऐसे करके, और राजा अलग था। लेकिन 2008 के बाद ये सारे एक हो गए और उन्होंने राजा को, मोनार्की को खत्म किया, और फिर जो राजा की पावर्स थी वो खत्म हो गई। अब सॉल्यूशन निकालना जरूरी है। ये तीनों पॉलिटिकल पार्टीज काइंड ऑफ है, या फिर ये मान लो कि ऑर्गेनाइजेशंस है। इसमें से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल जो है वो भी एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी है, नेपाली कांग्रेस भी पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन माओइस्ट जो थे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, वो तो एक ऑर्गेनाइजेशन है। माओइस्ट जो होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी में कैसे मान लेंगे जब वो डेमोक्रेसी में ही नहीं मानते। तो लेकिन उनसे बात करी गई कि भाई हम
ओपन पॉलिटिक्स करेंगे, तुम भी आराम से अपनी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करो। और उस चीज में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए वो बहुत डिफरेंट थे, वही यहाँ पे मेन चीज है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर इलेक्शंस होना है तो सिंपल है भाई, अगर 500 सीट है इंडिया में तो 500 सीटों पे एमपी के इलेक्शंस होंगे सांसद के, जो 251 सीटें जीतेगा वो सीधे सीधे जीत जाएगा और उसकी मेजोरिटी हो जाएगी। अगर नहीं होगी तो अलायंस बना के मेजोरिटी करेगा, वो गवर्नमेंट फॉर्म कर लेगा। नेपाल में ऐसा नहीं है। नेपाल में 165 सीट्स हैं ऐसे ही सांसद टाइप की, जो हमारे यहाँ भी होती है। उसके बाद में 110 सीट्स हैं जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है, पहला वोट तो उनका सिंपल है, अपने अपने सांसद को वोट दे दो। दूसरा जो उनका वोट है वो जाता है सीधे सीधे पॉलिटिकल पार्टी को। जैसे कि कोई भी, हर इंसान जिसका सेकंड वोट जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को देगा, ठीक है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है। अब सपोज करो कि नेपाली कांग्रेस को 30% वोट्स मिलते हैं, तो उसको 110 का 30% हिस्सा नंबर ऑफ सीट्स मिल जाएंगी अलग से। 165 पे तो सीधे सीधे इलेक्शन है, उसके अलावा 110 का 30%। ऐसे ही जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो मान लो 50% जीत गई, यानी कि 110 का 50% कितना हो गया, 55 सीट्स, वो उसको मिल जाएंगी। अब ये जो है ये बहुत ही अजीब फिनोमेना है। क्यों? क्योंकि इस पे कैंडिडेट्स की बात नहीं हो रही है, इसमें पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना है आपको सीधे, और उनको सीट्स मिल जाएंगी। तो इन सीट्स पे जो रूल करता है वो पार्टी खुद नाम लिख के देती है कि हमारी लिस्ट ये है, अगर हमें 10 सीटें मिलती हैं तो हमारी 15 की लिस्ट है, आप ऊपर के 10 बंदे सीधे सीधे उनको सीट दे देना। ये क्यों बनाया गया था सिस्टम? ताकि ये जो 110 सीटें हैं ना, इस पे रिजर्वेशन हो सके। हर किसी का उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन हो जाएगा। विमेन को 50% सीट्स मिलेंगी, और उस हिसाब से ये लोग ये चाहते थे कि माओइस्ट को भी ये भरोसा दिलाया जा सके। देखो, अगर सिंपल सांसद का इलेक्शन होगा तो फिर पावरफुल लोग ले लेंगे उसको। फिर से वही बात हो जाएगी कि सपोज करो कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की पॉपुलेशन सिर्फ 5% है, 2% है, तो 2% पॉपुलेशन वाले को कौन पूछ रहा है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पूछ रही है, जब वो इलेक्शन में ज्यादा कुछ खास इंपैक्ट डाल ही नहीं सकता था। इसीलिए ये पर्टिकुलर बनाई गई थी ताकि हर इंसान अपनी पॉलिटिकल पार्टी को वोट डाल दे, और उसकी पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट्स तो फिक्स हो ही जाएंगी हमेशा, नो मैटर की कैंडिडेट कौन खड़ा हो रहा है। इसलिए ये प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन का सिस्टम बनाया था, लेकिन ये गंदे तरीके से बैकफायर कर गया। क्यों कर गया बैकफायर? क्योंकि डेमोक्रेसी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? डेमोक्रेसी का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि हर वोटर के पास अपने पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने का राइट होना चाहिए, ठीक है। और जब उसे लगे कि ये सही काम नहीं कर रहा है, इसको हटाओ, ठीक है। यही तो पावर है ना मेजर, जो वोटर के पास होती है। पहली चीज तो ये कि जब आप 110 सीटें ऐसी रख रहे हो जिसमें बंदा पार्टी को वोट देगा सिर्फ, और कैंडिडेट जो है वो पार्टी चूज करेगी, तो ये तो सीधे सीधे कॉलेजेस के मैनेजमेंट कोटा वाला सीन हो गया कि भाई किसी को भी सीट दे दोगे आप, ठीक है। भले ही मानो कि पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटी का रिजर्वेशन है, पर उस ट्राइबल कम्युनिटी के रिजर्वेशन में किसको सीट देनी है तो पार्टी के ऊपर है। तो सीधे सीधे पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं वो सीट को बेच सकते हैं। इतना गंदे लेवल का करप्शन हो सकता है, क्योंकि जो बंदा वोटर है वो तो डाल ही नहीं रहा ना वोट किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को, वो तो सीधे पार्टी को वोट डाल रहा है, और पार्टी जिसे मर्जी दे टिकट, जिसे मर्जी उसमें कैंडिडेट बना दे, वो भी इलेक्शन जीतने के बाद। एट द सेम टाइम ये प्रॉब्लम हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि जब आप इतनी अलाउंस दे देते हो कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको वोट डाल रहा है, कोई भी इंसान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सेकंड वोट डाल सकता है, तो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा इतना गंदा होगा कि कभी मेजोरिटी फॉर्म ही नहीं हो पाएगी। एक तो पहले डेमोक्रेसी में 2 पॉलिटिकल पार्टीज का होना इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन। 3 पॉलिटिकल पार्टीज या 4, 5, 6 पॉलिटिकल पार्टीज, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज का होना बहुत ही गंदा कॉम्बिनेशन है। ऐसा क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, इसका एग्जाम्पल देता हूँ। उसमें डेमोक्रेसी का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, नेपाल में जो इलेक्शंस हुए थे लास्ट टाइम 2022 में जो इलेक्शंस हुए थे, उन इलेक्शंस में आप ये लगा लो कि टोटल नंबर ऑफ सीट थी 275, ठीक है। वो मैंने आपको बताया था कि 165 और 110। अब आप इमेजिन करो कि इसमें क्या सीट्स आई हैं। जो कांग्रेस थी उसको 89 सीट आई, मतलब 89। 78 सीट्स आई CPN को, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी। 32 सीट्स आई माओइस्ट सेंटर को, माओइस्ट्स को। उसके अलावा 6-7 और पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनको भी नंबर ऑफ सीट्स आई। 6-7 को क्यों आ रही हैं? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना कि मैं अगर किसी पर्टिकुलर ट्राइब का हूँ, तो मैं तो, मेरे 2% पॉपुलेशन है, मैं तो अपने ट्राइब को डालूंगा ही डालूंगा। तो मेरी ट्राइब की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको तो हमेशा कुछ ना कुछ नंबर ऑफ सीट्स मिलेंगी ही मिलेंगी, 110 नंबर ऑफ सीट से। अब बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि इससे एक ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि भाई जहां आप माओइस्ट को या बाकी सारी जितनी भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज थी उनको सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश कर रहे हो, वहीं आप ये भी तो मेक श्योर कर रहे हो कि सीट्स हर बार ऐसे डिवाइड हो जाती हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी मेजोरिटी लेके ही नहीं आ पाती है। 2008 के बाद में 17 साल के आसपास हो गए और 14 PM चेंज हो चुके हैं नेपाल के। क्यों?
क्योंकि कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म ही नहीं कर पा रही। जहां 2008 के बाद में जो जितने भी समझदार लोग होंगे जिन्होंने ये सिस्टम क्रिएट करा, उनका पर्पस ये था कि भाई लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, सिविल वॉर नहीं होना चाहिए और सबको रिप्रेजेंटेशन मिले। वहां वो ये समझने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए कि भाई टू मच ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मेक्स नो सेंस, क्योंकि डेमोक्रेसी का सेंस ही खत्म हो गया। अब अगर पिछले इलेक्शंस को आप देखोगे तो नेपाली कांग्रेस को कितने मिले हैं? 89 सीटें, ठीक है। दूसरी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको कितनी मिली है? 78 सीट्स है। मेजोरिटी हासिल करने के लिए कितनी चाहिए? 138। अब यहाँ पे अगर कांग्रेस पार्टी जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है तो वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के अलावा सबके साथ अलायंस करने के लिए मजबूर हो जाती है। ऑलमोस्ट, सबके साथ तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट। अगर यहीं पे ही गवर्नमेंट गिराने के बाद में कम्युनिस्ट पार्टी चाहती है कि मैं गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती हूँ, मेरे पास 78 सीट्स है, तो वो सबके साथ अलायंस फॉर्म कर लेगी कांग्रेस को छोड़ के। तो मतलब एक ऐसा बंदरबाट है जिसमें इंसान के पास जो डेमोक्रेसी का प्राइम बेनिफिट होता है कि भाई मेरे पास वोट है तो मेरे पास पावर है पॉलिटिशियन को चेंज करने की, वो बची ही नहीं। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज आपस में ही एक सिस्टम बिठा लेती है और फिर पावर में आ जाती है। मतलब कि कैलकुलेटर लेके बैठे हुए हैं कि सीट कैसे पूरी होंगी और डिसाइड कर लेते हैं कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन नहीं बनेगा। जनता का तो कोई शेयर है ही नहीं, जनता का कोई हिसाब ही नहीं है। क्या करोगे तुम? जितनी जो ट्राइब्स हैं वो तो अपने हिसाब से अपनी पॉलिटिकल पार्टी को वोट कर ही जा रही हैं। ज्यादा से ज्यादा आप 2-4 सीटें, 4-5 सीटें, 10 सीटें, 15-20 सीटें ऊपर नीचे कर दोगे, लेकिन मेजोरिटी क्रॉस कोई नहीं करने वाला। और मेजोरिटी क्रॉस कोई नहीं करने वाला तो एक टाइम के बाद में पॉलिटिशियंस ये समझ जाते हैं कि आइडियोलॉजी का ही तेल लेने, जब हमारी गवर्नमेंट फुल मेजोरिटी लेगी ही नहीं, सबके साथ शेयर करनी है पावर, तो फिर आइडियोलॉजी की कोई वैल्यू नहीं बचती। और वैसे भी ऑब्वियस सी बात है कि कांग्रेस जो डेमोक्रेसी की मेन है, वो अगर माओइस्ट के साथ अलायंस करती है तो आइडियोलॉजी कहाँ बची? सब तो बंदरबाट शुरू हो चुका है। और ऐसी सिचुएशन में डेवलपमेंट के काम पे भी आप फोकस नहीं कर सकते क्योंकि स्टेबिलिटी है ही नहीं। हर साल अगर पीएम चेंज हो रहा है तो मान लो आपने एक डैम प्रोजेक्ट पे साइन करे कि भाई ये प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, अगला पीएम आगे उसको हटा देगा क्योंकि उसके बंदों को पैसे नहीं मिल रहे। और यहाँ पे पीएम इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पीएम के पास ज्यादा पावर नहीं है क्योंकि पीएम किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? नंबर ऑफ सीट्स के। अगर वो किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं सुनेगा तो वो अपना जो है अलायंस वापस ले लेंगे, सपोर्ट वापस ले लेंगे, गवर्नमेंट गिर जाएगी और पीएम जो है दूसरा बनेगा। इसीलिए डेमोक्रेसी तभी तक सक्सेसफुल है जब तक उसको हाईजैक नहीं करा जाता। और डेमोक्रेसी जो है वो एक आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। सो फार ये बहुत ही क्लियरली विजिबल है। होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी। अभी तो ये इंसिडेंट चल रहा है और हो सकता है ये आगे और भी बढ़े, तो इसके बारे में कोई और अपडेट होगी तो वी विल डिस्कस। बाकी अगर आपको कुछ ऐड करना है तो यू आर वेलकम टू द कमेंट्स। लेट्स टॉक ओवर देयर।